हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे आयुध अधिनियम 1959। अधिनियम क्रमांक 54 1959 का 54 नंबर का एक्ट है। 23 दिसंबर 1959 को बना, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 1/10/1962 से प्रवृत्त है। यानी 1 अक्टूबर 1962 से जो है लागू हुआ और बना कब है? 23 दिसंबर 1959 को। तो लगभग 3 साल बाद जो है ये एक्ट लागू हुआ है। दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं कि 46 टोटल जो है धाराएं हैं, जो 8 अध्यायों में विभक्त है। दोस्तों, थोड़ा सा आराम आराम से चलेगा काम, क्योंकि अभी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो इसलिए जितना भी कोशिश करेंगे कि पूरा पढ़ाना है एक ही लेक्चर में। अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो आधा तो पढ़ा ही देंगे। अध्याय 1, प्रारंभिक संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम आयुध अधिनियम 1959 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, पूरे भारत पर है लागू, ये किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो हमने तारीख देख ली, 1/10/1962 से जो है लागू है। ठीक है। धारा 2 में है परिभाषाएं। ठीक है। अर्जन की सबसे पहले परिभाषा काय की है? 2A में है अर्जन की परिभाषा। अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित अर्जन के अंतर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना और दान के रूप में प्रतिगृहित करना भी है। माने भाड़े पे लेना, ठीक है, उधार ले ली किसी से कोई चीज़, या उसको किसी ने दिया तो प्राप्त कर लिया, ये सब क्या है? अर्जन कहलाता है। अर्जन करना, आपने किसी, सीधी बात, कोई चीज़ आपके पास आ गई, वो कैसे भी आ गई। व्याकरण रूप भेद और सजातीय पदों का मतलब होता है उधार लेने में अब कहीं देना, कुछ भी चलता है। ठीक है। दान में दे दिया कुछ, तो आसपास के जितने भी जिस सजातीय पद पता है कैसे कहलाते हैं? जैसे मान लो दूध के साथ दही, समझ गए, पनीर आ गया, समझ गए, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें। समोसे के साथ चटनी ले आए आप, आलू बट समोसे लेने भेजा आपने दुकान पर किसी को, साथ में आलू बंडे भी ले आ जाए, तो सजातीय पद कहलाते हैं, माने एक दूसरे से मिलते जुलते। ठीक है। गोला बारूद, 2B में परिभाषा है गोला बारूद की। गोला बारूद से किसी अग्नायुध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है। तो इसके अंतर्गत आता है क्या क्या? अग्नायुध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है। मान लो जो अग्नायुध होते हैं, अभी ये परिभाषा आएगी कि अग्नायुध क्या होते हैं। जैसे बंदूक वगैरह जिसमें फायर आर्म्स, जिसमें फायर होता है, ठीक है, वो होते हैं गोला बारूद। वो गोला बारूद जो फायर आर्म्स में यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें रॉकेट आते हैं, बम आते हैं, ग्रेनेड आते हैं, गोला, और ऐसे ही अन्य जो है अस्त्र आते हैं। ठीक है। अस्त्र कहलाते हैं जो फेंक के चलाए जाते हैं। ठीक है। टारपीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंग बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं भी इसमें आती हैं। विस्फोटक, स्फुर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री या अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं, चाहे वे अग्नायुधों के साथ उपयोग के साथ हों या नहीं, ये सब चीज़ें काय में आती हैं? गोला बारूद में आती हैं। अग्नायुध के लिए भरणों और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन, जैसे अगर बंदूक वगैरह भरी जाती है, भरमार होती है, जैसे मान लो, या उसमें कुछ बारूद वगैरह डाला जाता है, जो भी सब चीज़ें डाली जाती हैं, और या ऐसे डालने के लिए उपयोग किया जाता है, सब काय में आते हैं? गोला बारूद में चीज़ें आती हैं। पलीते और घर्षण नलिकाएँ, ये भी आती हैं। गोला बारूद के संगठक और उसके निर्माण के लिए मशीनरी, जो गोला बारूद में, जैसे 4 चीज़ों से मिलकर गोला बारूद बना, तो वो 4 चीज़ें जो जो उसमें मिलाया जाता है, सब गोला बारूद में आएंगी। और उसके निर्माण के लिए मशीनें जो मिक्स वगैरह करती हैं, जो उसमें केमिकल्स वगैरह मिलाती हैं, सब का पूरी मशीनरी भी क्या कहलाएगी? गोला बारूद। गोला बारूद के ऐसे संगठक जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त में निर्दिष्ट करे, और केंद्र सरकार और जिस जिस चीज़ को गोला बारूद घोषित कर दे, वो सब गोला बारूद में जो है आता है। अब आएगा सी। अभी तो बनने पड़ा गोला बारूद की परिभाषा। सी में आया उसकी परिभाषा, तो ये मेन परिभाषा है, इसको याद रख लेना है आप। ठीक है। आयुध से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित। तो आयुध के अंतर्गत आक्रमण के लिए भी और प्रतिरक्षा के लिए भी, अपनी रक्षा के लिए भी। शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित, या तो उसके लिए बनाए गए हैं या उसके लिए ढाले गए हैं। किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं। और अग्नायुध तीक्ष्ण धार वाले, अग्नायुध तो बंदूक वगैरह तो हो गई, इसमें तोप वगैरह ये सब आ जाते हैं। तीक्ष्ण धार वाले, जिसकी धार बहुत तेज होती है, पैनी होती है, और अन्य घातक अस्त्र और आयुधों के भाग और उनके निर्माण के लिए मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं, किंतु केवल घरेलू या कृषक उपयोग के लिए परिकल्पित वस्तु, जैसे लाठी या मामूली छड़ तथा शस्त्र, जो खिलौने के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों
में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, खेती वगैरह ये सब तीक्ष्ण धार वाले जितने भी हथियार हैं और आग्नेय हैं सब काय में आते हैं, आयुध में आते हैं। लेकिन खेल के लिए परिकल्पित की गई या खेती के काम के लिए केवल जिनको बनाया गया है उनका इस्तेमाल शस्त्रों के रूप में नहीं किया जा सकता है, उनको छोड़ा जाएगा, वो आयुध नहीं कहलाएंगे। इसके बाद आती है अगली परिभाषा, तो जिला में इसको पढ़ना नहीं है। अब पढ़ना है अपन को अग्नायुध। आयुध पढ़ लिए अपन ने, गोला बारूद पढ़ लिए। अब ई में ये भी याद कर लेना है आपको कि अग्नायुध क्या कहलाता है। तो अग्नायुध से एक किसी विस्फोटक या अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी वर्णन के सस्ता विपरीत है। प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी वर्णन के सस्ता विपरीत है। ठीक है। अंगना शस्त्र जो मतलब ये कि आप वो अपने पास रहेगी, जैसे मान लो बंदूक है तो फिर उससे केवल गोली निकलेगी, ये शस्त्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे धनुष बाण भी शस्त्र ही में आता था। ठीक है, तो प्रक्षेप, इससे कुछ प्रक्षेपित हो रहा है। जैसे अब ने कहा प्रक्षेपास्त्र हो गया कोई, जैसे मान लो मिसाल प्रक्षेपास्त्र कर दी, ठीक है, प्रक्षेपित कर दी ऊपर, माना फेंक दी ऊपर, समझ गए। तो अग्नायुध क्या है, जिससे किसी भी विस्फोटक की ऊर्जा से कोई चीज़ प्रक्षेप की जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, शस्त्र कहलाते हैं। तो ऐसे शस्त्र अग्नायुध कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है ना, सॉरी, नंबर 1 तोप है, हथगोले, रायट, पिस्तौल या किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज़ को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र। किसी भी ऐसे अग्नायुध को चलाने में हुई आवाज़ चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन, जो भी उसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, ये सब अग्नायुध कहलाएंगे। अग्नायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी, जो भाग, पेच पुर्जे वगैरह होते हैं जिनसे अग्नायुध बनता है, वो सब, और जो मशीनें उनको बनाती हैं, सब अग्नायुध में आएंगी। तोपों को चलाने, उनका परिवहन करने, उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियाँ, मंच और साधित्र, ये सब काय में आते हैं, अग्नायुध में आते हैं। ठीक है, अब अनुज्ञप्ति, तो वो है अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस होता है वो मिलता है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना है। अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिसको गवर्नमेंट नियुक्त करेगी वो अनुज्ञापन प्राधिकारी है। अब ठीक है, अब अपन को पढ़ना है डबल या फिर जो मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है अभिप्रेत है। अब अपन ने देखो आयुध पढ़ा, अग्नायुध पढ़ा, गोला बारूद पढ़ा, अब अपन को पढ़ना प्रतिसिद्ध गोला बारूद कि प्रतिसिद्ध कौन है, निषिद्ध कौन है, कौन आप रख नहीं सकते, या किसको बनाने या रखने में ज़्यादा नुकसान है। प्रसिद्ध गोला बारूद से किसी भी अपाय का द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज़ को अंतर्विष्ट रखने वाला या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत है। और रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंग बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुओं ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राज्य घोषित करे, सब क्या है, प्रतिसिद्ध गोला बारूद है। ये तो आती है समुद्री सुरंग बिछाने में, बम, ग्रेनेड, रॉकेट, गोला, अस्त्र, ये सब काय में आते हैं, प्रतिसिद्ध गोला बारूद में। और जिसको भी जो है गवर्नमेंट जो है निषिद्ध कर देगी प्रतिसिद्ध गोला बारूद में आएगा, मतलब वो फिर आम आदमी को नहीं मिलेगा कैसे भी करके। ठीक है, तो ये प्रतिसिद्ध गोला बारूद। अब अपन को पढ़ना है, आयुध पढ़ लीजिए। अब प्रतिसिद्ध आयुध में क्या क्या आता है, वे अग्नायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हों कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए तो जब तक घोड़े पर से हटा न लिया जाए या अस्त्रों को अंतर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाए, अस्त्र छूटते रहें। तो इस प्रकार की बंदूकें या पिस्टल्स या गन कह लीजिए या तोपें होती हैं जिनमें वो प्रतिसिद्ध वो किसी आम आदमी को जो है उनके लाइसेंस वगैरह, अनुज्ञप्ति वगैरह नहीं दी जाएगी। जिनके घोड़े पर जब तक, जैसे मान लो 5 से 40 गोली उसमें डली है, जब तक तुम उसके घोड़े को दबाए रखोगे, ठीक है, तो उससे गोली निकलती रहेगी जब तक आप उससे ट्रिगर से अपना उंगली ना हटा लें, या जब तक मैगजीन खाली नहीं तब तक गोली चलती रहेगी। तो ये काय में आता है, प्रतिसिद्ध आयुध में आता है। किसी भी बाणन के विषय से जो किसी भी अपाय का द्रव्य या गैस या ऐसी अन्य चीज़ को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हो। ये जैसे मान लो ऐसे बाणन के शस्त्र हैं जो द्रव, गैस या ऐसी अन्य चीज़ें छोड़ते हैं जिससे नुकसान हो सकता है, तो वो भी प्रतिसिद्ध जो है आयुध में आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है, इससे अभिप्रेत है। और इनके अंतर्गत तोपें, वायुयान भेदी, टैंक भेदी अग्नायुध, ये सब जो है
इसमें आते हैं, जैसे जो टैंक भेज सकते हैं। और केंद्र सरकार जो है राज्य अधिपत्र में जो बार बार सूचना निकालेगी वो तो आएंगे आएंगे। लोक सेवक पढ़ना वही अर्थ है जो IPC में है, 21 में है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को ज़्यादा जो है पढ़ना है नहीं। अब अपन को पढ़ना है, ठीक है, अंतरण। अंतरण पढ़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है आगे पढ़ना है। अंतरण अभी अर्जेंट था लेना। अंतरण होता है देना, किसी को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, कब्जा देना, कब्जा विलक करना है या भाड़े पे देना, ये सब क्या कहलाता है? अंतरण कहलाता है। ठीक है, अब लेकिन 2 पॉइंट देख लो। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्नायुक्त की नाल की लंबाई नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने पर भरण विस्फोट होता है। तो अग्नायुक्त की नाल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक? तो नाल मुख से जो सबसे लास्ट का होता है और जहाँ पर फायर करने पर भरण विस्फोट होता है, जो जहाँ वो लगता है, जहाँ से विस्फोट होता है, वो क्या कहलाती है? नाल की लंबाई होती है। ठीक है, अब आते सीधे अध्याय 2 पर। आयुधों और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा, निर्माण, विक्रय, आयात और निर्यात और परिवहन, ये सब चीज़ें कैसे होगी? ठीक है, तो अग्नायुधों और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति काय के लिए? केवल अग्नायुध के लाने और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए। प्रतिशत वगैरह की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल प्रतिशत वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, अग्नायुध और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल लेटेस्ट एक्ट है, पूरे संशोधन के साथ है, कहीं से आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई अग्नायुध या गोला बारूद तब तक ना तो अर्जित करेगा, ना अपने कब्जे में रखेगा और ना लेकर चलेगा। क्या करेगा? ना अर्जित करेगा, ना अपने कब्जे में लेगा, ठीक है, और ना लेकर चलेगा जब तक कि इस अधिनियम तथ्य नहीं बनाएगा नियमों के बंधनों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति ऐसे निमित्त धारण न करता हो। बिना लाइसेंस के कोई भी किसी भी अग्नायुध को या गोला बारूद को ना अर्जन करेगा, ना अपने कब्जे में लेगा और ना उसको लेकर चलेगा। परंतु कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारक किए बिना किसी अग्नायुध या गोला बारूद को मरम्मत के लिए, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने की उस अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में उसके लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर वहन कर सकेगा। लेकिन इसमें क्या है? ठीक है, अगर मान लो लिखित सहमति है जिसका लाइसेंस है, वो कहता है भैया हमारे साथ चलो, तो हम ले नहीं पा रहे कंधे पे इसको, बंदूक को आप लेकर चलो, या मरम्मत के लिए ले जाना है। ठीक है, तो लेकिन कब? जब या तो वो साथ में रहे या फिर वो लिखित प्राधिकार दे कि आप हमारी थाने में से उठा ला या बंद जमा कर, या मतलब ऐसे कहना चाहिए कि वो सुधरवाने के लिए ले जानी है या साथ में चलना है। ठीक है, तो या तो लिखित प्राधिकार हो या वो फिर साथ में हो। ठीक है, उपधारा एक में किसी बात के होते भी कोई व्यक्ति जो उपधारा 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी भी समय दो या अग्नायुध से ना तो अर्जित करेगा, ना अपने कब्जे में रखेगा और ना लेकर चलेगा। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि अब तो ये तो साथ में चल रहे हैं, यानी हम लिखित प्राधिकार दे दिया तो अब तुम 10-10 लोगों की लेके चलो, तो एक बार में आप 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, वो किसी के लिए लो चाहे। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो आप इस स्थिति में भी कि हम सुधरवा भी ले जा रहे हो तो एक बार में 2 से ज़्यादा नहीं ले जाओगे। ठीक है, परंतु कोई व्यक्ति संशोधन 2009 के प्रारंभ पर 2 से अग्नायुध हैं अपने पास, ऐसे अग्नायुध से कोई प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्नायुध जमा कर देगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास लेकिन 2 से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? वापस कर देगा जिसका है, या फिर सरकार को जमा कर देगा, क्योंकि 2019 में ये संशोधन आया है 2 का, पहले शायद 3 का था। अब क्या करेगा वो? अगर ज़्यादा है उसके पास 2 से ज़्यादा, तो 1 वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास धारा 21 की धारा 1 प्रयोजन के लिए विहित शर्तों के अध्ययन अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी के पास अथवा जहाँ ऐसा व्यक्ति संघ के सदस्य बलों का सदस्य है वहाँ उस उपधारा का निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार निक्षिप्त करेगा, जिसके पश्चात पूर्व 1 वर्ष की अवधि के अवसान 90 दिन के भीतर उसके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, 3 थी, तीन जो है 3 हथियार तक वो एक बार में ले सकता था। ठीक है, लेकिन अब वो क्या करेगा? यहाँ पे अपन ने देखा 2019 संशोधन के बाद, ठीक है, 2 से अधिक नहीं रख पाएगा। पहले एक व्यक्ति को 3 लाइसेंस, 3 हथियारों के लाइसेंस अधिकतम मिल सकते थे, लेकिन अब ये संशोधन हो गया है, अब 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और अगर है तो वो ठीक है, या तो लोक सेवक के पास या फिर कहाँ थाने के अंदर 1 वर्ष के भीतर उसको अपनी अनुज्ञप्ति को क्या कराएगा? रद्द कराएगा। ठीक है, ठीक है, 1 वर्ष की जब अवधि बीत जाएगी तो 90 दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है,
परंतु यह हुआ कि उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय द्विगुना की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। अब ये नहीं कि उसके 3 लड़के हो गए तो आपने कहा भी एक जगह तीनों के नाम जो है कर दो, उत्तराधिकार के आधार पर ट्रांसफर कर दो लाइसेंस, ऐसा नहीं होगा। 2 चीज़ों को, द्विगुना सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। 2 पर ही रहेंगे आप, बाकी जो आपके नाम थे वो काहे रद्द होंगे, आपको कराना ही पड़ेंगे। उपधारा 3 उपधारा 2 की कोई भी बात अगर किसी व्यवहारिक को जैसे राइफल क्लब या राइफल संगम को जो केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति या मान्यता प्राप्त और निशाना लगाने के अभ्यास के लिए 22 बोर राइफल या हवाई राइफल का प्रयोग करता किसी तरह से लागू नहीं होगी। लेकिन ये 2 लाइसेंस वाली चीज़ें जो व्यवहारी है, मतलब जो बेचता है बंदूक या खरीदता है, जिसकी दुकान है, कोई राइफल क्लब है, राइफल संगम है जहाँ और उनको लाइसेंस मिला हुआ है, ये सिखाते हैं, निशानेबाजी सिखाते हैं या गोली चलाना सिखाते हैं, ठीक है, तो इनको लागू नहीं होगी। ये 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन कहा 22 बोर राइफल या हवाई राइफल का प्रयोग होता है जहाँ पे वो रख सकते हैं। धारा 21 की उपधारा 2 की उपधारा 6 तक की उपधाराओं की जिनके अंतर्गत दोनों धाराएं बंद, ये आपको यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा, बाद में जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें कोई यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज़ बची नहीं है, क्योंकि बड़ा एक्ट है तो हमें केवल ज़रूरी चीज़ें पढ़नी है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ों से जो है आ जाएंगे। इतना बहुत कुछ है इसमें पूछने के लिए कि फालतू चीज़ों पे एग्जामिनर जो है ध्यान नहीं देगा। कतिपय दशाओं में निर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, एक विशिष्ट दशा की बात यहाँ पर हो रही है। कतिपय दशाओं में निर्दिष्ट वर्णन की जो स्पेसिफाई होंगे कि ये हथियार जो है, ठीक है, इनके अर्जन और कब्जे के लिए जो है अनुज्ञप्ति या लाइसेंस की जो है यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोकहित में यह आवश्यक या समीचीन है कि आयुधों का अर्जन और कब्जे में रखना या वाहन भी विनियमित किया जाना चाहिए। मान लो अग्नायुध का लाइसेंस मिल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति है कुछ है कहीं पर कि इनके जो है अग्नायुध से भिन्न किन्हीं आयुधों का भी, ठीक है, लोकहित में है ऐसा करना कि अग्नायुध से भिन्न आयुधों का भी अर्जन और कब्जे में रखना या वहन करना विनियमित किया जाना चाहिए कि कोई भी हथियार आप कैसे ले जाएंगे या वहन करेंगे या कब्जे में लेंगे, तो इस संबंध में भी क्या है, लाइसेंस की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या करेगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि अधिसूचना निर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध जैसे उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए उस क्षेत्र में तब तक ना तो अर्जित करेगा, ना अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह ऐसा अधिनियम और तदुधीन बनाए गए नियमों के बंदों के अनुसार ना दी गई हो, ठीक है। मतलब जैसे मान लो बंदूक का लाइसेंस मिलता है अभी, ठीक है, उन्होंने कहा दिया कि यहाँ पे कोई कुल्हाड़ी लेके जब चलेगा जब उसके पास लाइसेंस होगा रखने का, तो उस क्षेत्र में कुल्हाड़ी का भी जो है लाइसेंस व्यक्ति को लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये धारा हमें जो है समझ में आ गई। अगली है आयुध और गोला बारूद के निर्माण विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। अब काय की बात हो रही है कि जो आयुध है और गोला बारूद इसके निर्माण यानी बनाने के लिए, ठीक है, और इसका विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति माने लाइसेंस। अभी काय की बात हो रही थी, रखने की बात हो रही थी, अब काय की बात हो रही है इसके विनिर्माण की और विक्रय इत्यादि की। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्नायुध जैसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का जैसे भेद किए जाए या किसी गोला बारूद का तब तक ना तो प्रयोग विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा, उपयुक्त करेगा, विक्रय करेगा, अंतरण संपरिवर्तन मरम्मत परख या परिसिद्धि करेगा और ना ही विक्रय अंतरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्तापन करेगा और न विक्रय अंतरण संपरिवर्तन मरम्मत परख परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा। बिना लाइसेंस के भैया कोई ना अपने पास रखेगा, ना परख करेगा उसकी, ना अंतरण विक्रय, कुछ भी नहीं करेगा। इनका बिना लाइसेंस के कुछ भी नहीं होगा, सीधी बात यह है। धारा 5 में इनके लिए लाइसेंस की बात कही गई है, ठीक है, जब तक कि वो लाइसेंस धारित ना करता हो। अगर उसके पास लाइसेंस है, अनुज्ञप्ति धारित करता है विक्रय की, तो खूब विक्रय करेगा और खरीद फरोख्त करेगा, अंतरण करेगा, सब कुछ करेगा, उनको सुधारेगा, सब कुछ करेगा। अब धारा 2
उपधारा 1 में किसी बात के होते भी कोई व्यक्ति के नहीं आए या गोला बारूद का जिन्हें वह अपने निजी उपयोग के लिए विधिपूर्वक अपने कब्जे में रखता है, ऐसे अन्य व्यक्ति को जो ऐसे आयुध या गोला बारूद को इस अधिनियम तस्मा प्रवत किसी अन्य विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने के लिए हकदार या अपने कब्जे में रखने से अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रसिद्ध नहीं, इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारण की एवं विक्रय अंतरण कर सकेगा। ठीक है, अब इसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा हमें। उपधारा 1 में किसी बात के होते भी कोई व्यक्ति की आयुध या गोला बारूद का जिन्हें वह अपने निजी उपयोग के लिए विधिपूर्वक अपने कब्जे निजी उपयोग के लिए विधिपूर्वक अपने कब्जे में रखता है, ठीक है, उसके पास लाइसेंस है उसको रखने का। ऐसे अन्य व्यक्ति को जो देखो इसमें ये है, हमें आपको ये बात बता दें हम, ठीक है, कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास कोई बंदूक है, ठीक है और वो लीगल है, उसके पास उसका सब कुछ है और सामने वाला लीगल रूप से हकदार हो उसको खरीदने का, उसके पास जो है क्या है कि प्रतिसिद्ध नहीं है, उसके पास 2 से ज़्यादा लाइसेंस नहीं है या कोई उसको रोका नहीं गया है खरीदने से, ठीक है, और वो सक्षम है खरीदने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वो उसको बेचता है तो वो मतलब व्यवसाय नहीं माना जाएगा, एक आदमी दूसरे व्यक्ति को बेचता है, ठीक है, तो उसको विक्रय करने की उसको लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। परंतु कैसे यदि अग्नायुध गोलाबाज को जिसके बारे में धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित और किन्हीं ऐसे आयोजन का जिनके बाद धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार विक्रय तब तक नहीं जब तक कि वह उसके अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट कोई अन्य निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक ऑफिसर को ऐसे अग्नायुध गोला बारूद या अन्य आयुध का विक्रय करने के अपने आशा है कि वह उस व्यक्ति के जैसे ऐसे अग्नायुध गोला बारूद या अन्य आयुध का विक्रय या अंतरण करने का वह आशा रखता है, नाम पत्र की लिखित सूचना इत्तला दे दे और इत्तला दी जाने के पश्चात कम से कम 45 दिन की अवधि का अवसान ना हो गया हो। एक व्यक्ति अपना अग्नायुध वगैरह दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है और वो प्रतिसिद्ध नहीं है खरीदने वाला, वो खरीद सकता है, हकदार है, और जो बेच रहा है उसका भी लीगल है पूरा का पूरा, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के यहाँ जाके वहाँ 45 दिन पहले सूचना देना पड़ेगी कि हम इस व्यक्ति को बेच रहे हैं, उसकी पूरी सूचना देनी पड़ेगी, नाम पते वगैरह की उसकी जांच वगैरह होगी, उसके बाद जो है उसको फिर बेच दिया जाएगा, लेकिन 45 दिन के अंदर ये विक्रय नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है विक्रय के लिए और कब्जे के लिए आवश्यकता कहाँ, जहाँ दुकान खोल के विक्रय हो रहा है, ठीक है, और उनके पास फिर विक्रय का लाइसेंस है खरीदने का या सुधारने का, मरम्मत करने का, तो फिर उनके यहाँ 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आती है धारा अगली, ठीक है, तो अगली धारा आएगी जिन अग्नायुधों पर पहचान चिन्ह न होने के विक्रय या अंतरण का प्रतिषेध, ठीक है। एक बार चेक कर लें कि यही देखो, ये मतलब एक छूट गया था, एक बीच का ये मुझे लग ही रहा था, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया कि जब तक 45 दिन की अवधि का अवसान न हो जाए तब तक जो है विक्रय नहीं कर सकता एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को। अब आती है धारा 6 गनों के नाल के छोटा किए जाने या नकली अग्नायुधों को अग्नायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति। अब ये लेसन पर पढ़ते जा रहे हैं कितने प्रकार के हैं, तो 3 से मिल रहे हैं, 3 4 5 मिलते चले जा रहे हैं। अगला है गनों, जो गन होती है इसके नाल को छोटा करने के लिए। अपन ने पढ़ा था नाल मुख की लंबाई कितनी होती है, तो नाल की लंबाई कहाँ से मापी जाएगी, तो नाल मुख से, और जहाँ भाड़ पर विस्फोट होता है वहाँ से नापी जाएगी। अगर इसको कम करना है, ठीक है, या नकली अग्नायुध को असली अग्नायुध में जो है संपरिवर्तित करना है, तो उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। धारा 6 इसका जो है लाइसेंस देती है। कोई भी व्यक्ति अग्नायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्नायुध को अग्नायुध में संपरिवर्तित या आयुध अधिनियम 2016 में उल्लिखित अग्नायुध किसी प्रवर्ग से अग्नायुध के किसी अन्य प्रवर्ग में संपादित तब तक मतलब मॉडिफाई नहीं करेगा, कब के, जब तक कि वह ऐसा नियम का तत्व बनना नियमित, जब तक लाइसेंस धारण न करता हो तब तक वो ऐसा उसमें नहीं कर सकता है। इस धारा में नकली अग्नायुध पद से कोई भी ऐसी चीज़ अभिप्रेत है जो अग्नायुध जैसी प्रतीत होती है, भले भी कार कोई छर्रा गोली या अन्य छोड़ने के योग्य ना हो, ठीक है, भले छर्रा गोली ना हो, लेकिन वो दिखती कैसी हो, प्रतीत कैसी होती हो, अग्नायुध की तरह, वो क्या कहलाता है, नकली अग्नायुध। अब उसको असली में संपरिवर्तित करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस आपको जो है चाहिए पड़ेगा धारा 6 के अंतर्गत। अब सुनो, अब आती है धारा 7
प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला बारूद की अर्जन या कब्जे में रखने उसके निर्माण या विक्रय का प्रतिषेध धारा 7 करती है कि जो प्रतिषिद्ध आग्नायुध है, प्रतिषिद्ध आयुध है, इनका लाइसेंस जो है नहीं दिया जाएगा, ना विक्रय किया जाएगा, ना अंतरण किया जाएगा, ना विनिर्माण किया जाएगा, ना कब्जे में रखा जाएगा। इसका प्रतिषेध करती है दोस्तों धारा 7। कोई व्यक्ति कोई प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को तब तक ना तो अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा, और न प्रयोग विनिर्माण बिक्री तंत्र संपरिवर्तित करेगा, न उसकी मरम्मत परख या परिसिद्ध करेगा, और न ही विक्रय अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा, और न विक्रय अंतरण संपरिवर्तित मरम्मत परख या परिसिद्ध के लिए अपने कब्जे में रखेगा। तब के समय जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता प्राधिकृत ना किया होगा, स्पेशल रूप से ऐसा करने के लिए जब तक प्राधिकृत ना किया गया होगा, अथॉराइज ना किया होगा, तब तक इनका जो है ऐसा नहीं किया जाएगा। आती है धारा 8। जिन अग्नायुधों पर पहचान चिन्ह ना हो उनके विक्रय या अंतरण का प्रतिषेध। प्रत्येक अग्नायुध जो होते हैं, बंदूक वगैरह, रिवाल्वर वगैरह, पिस्टल वगैरह, इन पर कुछ पहचान चिन्ह होते हैं उनके विशिष्ट रूप से। अगर वो नहीं है तो उनका विक्रय या अंतरण नहीं होगा, ठीक है, वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे और ना ही सेल होंगे। इसका प्रतिषेध करती है धारा 7। कोई भी व्यक्ति किसी अग्नायुध या गोला बारूद पर या अन्यथा दर्शक कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह ना तो मिटाएगा, ना हटाएगा, ना परिवर्तित करेगा और ना कूट रचित करेगा। क्या नहीं करेगा? इसके संख्यांक और नाम वगैरह और चिन्ह जो है ना तो मिटाएगा, ना हटाएगा, और ना उसको संपरिवर्तित करेगा, और ना कूट रचित फर्जी भी जो है नहीं बनाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे अग्नायुध का विक्रय अंतरण नहीं करेगा, मतलब बेचेगा भी नहीं, खरीदेगा भी नहीं, देगा भी नहीं, लेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, जिसमें निर्माता का नाम, निर्माता का संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह मुद्रांकित या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से, ठीक है, उस पर अन्यथा दर्शित ना हो, अन्यथा की स्थिति में नहीं लेगा वो। जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्नायुध हो जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह ना हो, जिस पर ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूट रचित किया गया हो, तब उस दशा के सिवा जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाए या ऐसा उपधारित किया जाएगा जिसके कब्जे में पाया था उसी ने ये मिटाया, हटाया है, ठीक है, जब तक वो साबित न कर दे कि उसे जो है जानकारी नहीं थी, ठीक है। परंतु वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके कब्जे में अधिनियम के प्रारंभ पर कोई ऐसा अग्नायुध है जिसे ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह मुद्रांकित या अन्य दर्शित नहीं है, इस उपधारा के उपबंध तब तक प्रभावी नहीं जब तक प्रारंभ से 1 वर्ष का अवसान नहीं हो गया हो। 1 साल का जब अवसान हो जाएगा तब ठीक है, तब उपबंध इस धारा के जो है प्रभावी होंगे, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। आते हैं धारा 9, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जो है धारा को याद रख सकते हैं। तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्नायुध आदि के अर्जन या कब्जे या उनके विक्रय का अंतरण का प्रतिषेध। तरुण व्यक्तियों के लिए मतलब तरुण व्यक्ति यहाँ पे 21 वर्ष का व्यक्ति माना गया, उसके लिए कुछ अन्य व्यक्ति जो बताए जाएंगे नीचे, ठीक है, के द्वारा अग्नायुध आदि के अर्जन या कब्जे या उनके विक्रय या अंतरण का प्रतिषेध। ना तो विक्रय करेंगे, ना खरीदेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना उनको लाइसेंस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये प्रतिषेध करती है धारा जो है 9 है। इस अधिनियम के पूर्वगामी बंधनों में किसी बात के होते हुए भी कोई ही व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, किसी ऐसे अपराध की दोषसिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक आचार अंतर्वलित हो, किसी अवधि के लिए कारावास दंडादेश किया गया हो, दंडादेश के अवसान के पश्चात 5 वर्ष की कलावधि के दौरान किसी भी समय, अथवा जिसे दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन परिशांति कायम रखने सदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया उस बंध पत्र की अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अग्नायुध या गोला बारूद अर्जन नहीं करेगा और अपने कब्जे में नहीं रखेगा, न वहन करेगा। तो 3 प्रकार के व्यक्तियों को काम में उपधारा काम में रोका गया है। किसी भी 21 वर्ष से कम के व्यक्ति के पास अग्नायुध नहीं रहेगा, न कब्जे में रखेगा, न खरीदेगा, कुछ भी उसका नहीं करेगा। या कोई व्यक्ति जिसमें हिंसा और नैतिक आचार अंतर्वलित है और उसको सज़ा हो चुकी है, वो सज़ा निकलने के बाद जब भोग ली उसके बाद 5 वर्ष नहीं बीत गए हैं तब तक जो है वो उसको नहीं मिलेगा लाइसेंस। या जिसको दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 मान 107, 16 हो गई, 111 का आदेश, 117 का आदेश वगैरह परिशांति कायम रखने के लिए, जैसे मान लो 1 साल का बॉन्ड भरवाया उनसे, ठीक है, जब तक वो बॉन्ड बीत नहीं गया तब तक उसको जो है लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, या वो कुछ भी जो है नहीं करेगा। कोई ही व्यक्ति किसी अग्नायुध या गोला बारूद का विक्रय या अंतरण ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा और न किसी अग्नायुध या गोला बारूद या संपरिवर्तित मरम्मत उसकी परख या वो
नहीं करेगा जिसकी बाबत वह जानता है कि यह विश्वास करने के कारण है कि किसी अगुनाही तो गोलाबारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने खंड का क्या प्रतिशत है। तो उनको जैसे मान लो सुधारने वाले की दुकान है, मरम्मत करने वाले की, अगर ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से 3 में जो लेके आए हैं उन्हें पता है कि ये इन तीनों में से आते हैं तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे विक्रय अंतर संपरिवर्तन मरम्मत परख या परिशुद्धि के समय विक्रय चित्त है, अगर वो पागल व्यक्ति है तो अभी उससे जो है नहीं लेगा, नहीं करेगा, उसके बोल लेगा भैया ले जाओ जहाँ से लाए हो, ठीक है। उपधार्य के खंड खा उपखंड में किसी बात की होते हुए कि जिस व्यक्ति ने बेहतायु सीमा पूरी कर ली और बेहतर शर्तों के अधीन ऐसे अग्नायुध प्रयोग कर सकेगा जो ऐसे अग्नायुध का उपयोग करने में उसके प्रशिक्षण की चर्या में बेहद किए जाएं, ठीक है। अगर मान लो 2 में इसमें परंतु लगा दिया है कि जैसे मान लो एनडीए में सिलेक्शन हो या किसी बच्चे का है या पुलिस में या कहीं भी है और वहाँ पर उसको बंदूक चलाने वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह दी जानी है तो वहाँ पर 21 वर्ष पर जो है आवश्यक नहीं है, वहाँ पर जो है छूट दी गई है। अब धारा 2 ये कहती है परंतु विभिन्न प्रकार के अग्नायुध के संबंध में विभिन्न आयु सीमाएं भेद की जा सकेंगी, लेकिन सरकार जो है नियम बना सकती है कि ये खतरनाक वाले आयुध इतनी उम्र तक नहीं मिलेंगे, ये ज़्यादा खतरनाक है तो वो इतनी उम्र तक नहीं मिलेंगे, बहुत खतरनाक है तो इतनी उम्र तक नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये अलग अलग समय पर जो है गवर्नमेंट नियम बना सकती है। इसके बाद आते हैं आयुध आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति। अब आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस की बात है। आयात माने होता है बाहर से मंगाना अपने राज्य में या अपने देश में दूसरे देश से, और निर्यात का मतलब होता है भेजना, ठीक है। कोई व्यक्ति के लिए भी आयुधों या गोला बारूद को समुद्र मार्ग से, भूमि या वायु मार्ग द्वारा तब तक ना तो भारत में लाएगा ना बाहर ले जाएगा जब तक कि वह ऐसा नियम उपलब्ध नहीं बनाएगा नियमों के बंदों के अधीन अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति तद्दी नहीं रखता हो, ठीक है। तब तक ना तो वो क्या करेगा, ना ले जाएगा और ना ही भारत में लाएगा, न जल मार्ग से, ना भूमि मार्ग से और न आकाश मार्ग से। परंतु वह व्यक्ति जो कोई आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखने के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य तत्व, ठीक है, किसी अन्य विधि के वह निजी उपयोग के लिए युक्त मात्रा में ऐसे आयुध या गोला बारूद या ऐसे निमित्त अनुज्ञप्ति के बिना भारत में ला सकेगा या बाहर ले सकेगा। अगर किसी व्यक्ति के अलग से उसको लाइसेंस ले जाने का तो वो लाएगा आयुध खुद के उपयोग के लिए, ठीक है। वह व्यक्ति जो वास्तविक पर्यटक वगैरह ले आते हैं, लेकिन उनकी एक मात्रा होती है, अलग से उनका लाइसेंस बनता है विदेश से या यहीं पर, तो लेकिन वो निर्यात आयात की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि वो तो पर्सनल उपयोग के लिए लाया, निर्यात थोड़ी कर रहा है, बेच थोड़ी रहा है या आयात कर रहा है, बाहर से ला रहा है, ठीक है। स्पष्टीकरण इसमें भी इसको भी आपको जो है ध्यान में नहीं देना है, पढ़ना हो तो एक बार आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके एक बार जो है पढ़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपन जो है धारा 11 आयुधों आदि का आयात या निर्यात परिशुद्ध करने की शक्ति। अभी तो ये अपन ने जो लाइसेंस की बात पढ़ी थी कि और उसको बिना उसके जो है अनुज्ञप्ति के आयात निर्यात नहीं होगा, ठीक है। अब इनके जो प्रशिक्षित करने की शक्ति किसको है तो केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्गों और वर्णों के आयुधों या गोला बारूद को जैसे अधिसूचना बता देगी कि इस प्रकार के जो है, ठीक है, प्रतिशत इस प्रकार के आयुध या अग्नायुध या गोला बारूद जो है ना भारत से बाहर जाएंगे ना आएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है वो प्रतिशत कर सकती है। आती है 12 आयुधों का परिवहन निर्बंधित प्रसिद्ध करने की शक्ति। परिवहन माने इधर से उधर ले जाना है। केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित निर्देश दे सकती है कि कोई व्यक्ति ऐसे वर्गों और वर्णों के आयुध या गोला बारूद या जैसे अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए भारत या उसके किसी भाग पर से परिवहन तब तक नहीं करे जब तक कि वह ऐसे नियम के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति धारण न कर सकता हो, इधर से उधर जो है हथियारों का आवागमन जो है प्रतिषिद्ध कर सकता है। ऐसे परिवहन का पूर्णतः प्रतिषेध कर सकेगी या भागता कर सकेगी, सब कुछ कर सकती है। जिन ऐसे परिवहनों का पूर्णतः प्रतिषेध भी कर सकती है किन आयुधों का, जिन आयुधों या गोला बारूद को भारत के समुद्र पत्तन विमान पत्तन में अनांतल किया जाता है उनका इस धारा के अर्थ के अंतर्गत परिवहन किया जाता है, ठीक है। जो भी मतलब इसके अंतर्गत भी परिवहन जो है माना जाएगा और पूर्णतः प्रतिसिद्ध कर सकती है। बस इतना याद रखना, धारा याद रखना कि 12 में है, बस हो गया, ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। धारा 3 अभी तो अपन ने जो 3 से यहाँ तक पढ़ा गया था कि ये इसके लिए अनुज्ञप्ति चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, ये बिना अनुज्ञप्ति के नहीं करेगा। अब अनुज्ञप्तियों का जो दिया जाना है, अनुज्ञप्ति मिलती क्या है तो धारा 13 में मिलती है, यहाँ से चालू होता है। वहाँ पर नहीं लगा देना आपकी अग्नायुध मिलने के लिए अनुज्ञप्ति किस धारा में मिलती 3, वहाँ पर तो केवल ये लिखा है कि आवश्यक है। अब यहाँ पे अनुज्ञप्तियों का दिया जाना जो है
हाँ ठीक है, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, यहाँ से जो है प्रोसेस चालू होती है। अनुज्ञप्ति के बारे में उपबंध धारा 13, अनुज्ञप्तियों का अनुदान माना ग्रांट, काय का ग्रांट, ग्रांट ऑफ जो है ये लाइसेंस का, अनुज्ञप्ति के अनुदान। धारा 2 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिया जाएगा। ठीक, अध्याय 2 के अधीन जो अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है, अपन ने पढ़ा जो 3 से 11 तक, उसके लिए अनुज्ञापन जो अधिकारी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसको क्या किया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा। और ऐसे प्रारूप में होगा, ऐसी विशिष्ट या अंतर्विशिष्ट होगी जो उसके साथ ऐसी फीस होगी, फीस जमा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार वो फॉर्म बना होगा उसका पूरा फॉर्म आपको फुलफिल करके जो सक्षम अधिकारी उसको देना पड़ेगा। यदि कोई हो जैसी भेद की जाए या की जाए, ठीक है। अब धारा आती है 2, आवेदन की प्राप्ति पर। अब अनुज्ञापन अधिकारी क्या करेगा, तो आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन अधिकारी जो लाइसेंस देने वाला अधिकारी है, उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगाएगा। जहाँ से, जैसे मान लो आपका जबलपुर कैंट थाना है मान लो, ठीक है, या सागर सिविल लाइन थाना है, ठीक है, तो या कोई भी थाना है जो आपके यहाँ का लगता है, और आपने अपने मान लो कलेक्टर साहब के यहाँ जो है RDM साहब के यहाँ अनुज्ञापन के लिए वो लगाया है आवेदन, तो वो वहाँ से क्या करेंगे, जो आपके निकटतम है, ठीक है, क्या करेंगे, जो वहाँ का थानेदार भारत अधिकारी से रिपोर्ट मंगाएगा। क्या रिपोर्ट मंगाएगा, उसका क्राइम वगैरह तो नहीं है, क्या है, कहाँ का आदमी, क्या, सब कुछ, ठीक है। और जो टाइम देगा उस टाइम के भीतर क्या करेगा वो जो अधिकारी है वो अपनी रिपोर्ट जो है उसमें सबमिट कर देगा। अब आती है 2A, ठीक है, उपधारा 2A, अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि जांच यदि को करने के पश्चात जैसी आवश्यक समझे और उपधारा 2 के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इनकार कर देगा। जैसे उसके पास वो रिपोर्ट आ जाती है तो उसके आधार पर या तो वो आवेदन को निरस्त कर देगा या फिर जो है लाइसेंस जारी कर देगा। परंतु जहां निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर बहस किए समय भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह बहस समय के अवसान के पश्चात आप रिपोर्ट और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकता है। मान लो 4 महीने 5 महीने बीत गया, वो रिपोर्ट ही नहीं लगा रहा है, तो उस बिना उसकी रिपोर्ट के भी जो है या तो रद्द कर सकता है या आवेदन को निरस्त कर सकता है या फिर लाइसेंस जो है दे सकता है। ठीक है, अनुज्ञापन प्राधिकारी कौन होगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी मतलब क्या करेगा, धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहाँ रद्द करेगा जहाँ की वहाँ अनुज्ञप्ति। अब कहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए भी बांध दिया है कि तुम किसी को भी नहीं दे दोगे, अनुज्ञप्ति किसको देनी है, तो जहाँ संरक्षा मान लो खुद की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए, आखेट में उपयोग लाए जाने के लिए 20 इंच से अन्यून लंबी नाल वाली चिकने बोर की बंदूक के संबंध में या फसल संरक्षा के लिए सद्भाव उपयोग में लाई जाने के लिए नाल मुख से भरी जाने वाली बंदूक के संबंध में भारत के नागरिक द्वारा अपेक्षित की जाए। कहाँ देगा, एक तो संरक्षा के लिए बंदूक ले रहे हो आप या शिकार करने के लिए, ठीक है, और काय का 20 इंच से अन्यून, ठीक है, जो 20 इंच से क्या ना हो, कम की ना हो, ठीक है, इसकी नाल की मुख की लंबाई, ठीक है, इससे कम की है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बोर कैसा बोर होना चाहिए, चिकने बोर की बंदूक, ठीक है, या फसल संरक्षा के लिए, अगर फसल की रक्षा के लिए सद्भाविक उपयोग में लाई जाने के लिए नाल मुख से भरी यानी भरमार बंदूक जिसको हम जो है अपनी भाषा में कहते हैं, ठीक है, और भारत के नागरिक को, किसी विदेशी नागरिक को नहीं, वो करता है तो उसको दे दी जाएगी। परंतु जहाँ की किसी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाएगी नाल मुख से भरी वाली बंदूक फसल संरक्षा के लिए पर्याप्त ना होगी, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी संरक्षा के लिए यथापूर्वक किसी अन्य चिकने बोर की बंदूक के संबंध में अनुज्ञप्ति, अगर उसे लगता है कि भरमार से नहीं हो पाएगी फसल की रक्षा तो वो ऊपर वर्णित कोई बंदूक जो है जो प्रतिसिद्ध नहीं है उसको दे सकता है। अब धारा आती है 2, केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए अग्नायुक्त के संबंध में अपेक्षित की जाए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे जो है केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब, अनुज्ञप्ति जिसको लाइसेंस है जिसको मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है, संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए अग्नायुक्त के संबंध में अपेक्षित की जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे जो है उसको भी दे सकती है। मतलब सीधा कहने का ये है कि केंद्र सरकार जो राइफल के संगम वगैरह है, जहाँ पर जो शिकायतें वगैरह हैं, तो उनको भी जो दी जाती है वहाँ उनको बंदूक जो है दे सकता है, अगर उसको लगता है कि ये फसल की जो बंदूक है, ये भरमार है, ये फसल संरक्षा के लिए पर्याप्त जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैंने पहले पढ़ा दिया था उसी को आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने है नहीं। किसी अन्य मामले में धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति, धारा 4, 5, 6, 10 या 12 के अधीन की अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्त करेगा, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति के पास इसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उससे अब अभी प्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है। ठीक है, तब देगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं देगा। ये थोड़ा सा स्वाविवेक पर उसके जो है छोड़ दिया है। ठीक है, अनुज्ञप्तियाँ देने से इनकार करना कब मना कर देगा, ये धारा 14 में है। धारा 13 में किसी बात की होती हुई कि अनुज्ञापन अधिकारी धारा 3, 4, 5 के अधीन अनुज्ञप्ति निरस्त करने से वहाँ इनकार करेगा जहाँ की ऐसी अनुज्ञप्ति किसी प्रतिसिद्ध आयोजक प्रतिसिद्ध गोला बारूद के बारे में अपेक्षित है। अब प्रतिसिद्ध गोला बारूद आयोजक मंगाओगे तो उसकी अनुज्ञप्ति कैसे मिल जाएगी, देगा ही नहीं। अध्याय 2 के अधीन किसी अन्य मामले में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहाँ इनकार करेगा जहाँ की ऐसी अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है जिसके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अब यहाँ तो जो हथियार ले रहे थे, जिसकी अनुज्ञप्ति ले गए थे, वो प्रतिसिद्ध है। अब यहाँ पर कैसे व्यक्ति को नहीं देगा। नंबर 1, किसी आयोजक या गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या बहन करने से ऐसे नियम द्वारा क्या किया गया, प्रतिसिद्ध किया गया, मना किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, नहीं रख सकता है। ठीक है, वह पागल व्यक्ति को लाइसेंस दे के क्या करेंगे। इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किसी कारण से अयोग्य है अथवा जहाँ की अनुज्ञापन प्राधिकारी लोक शांति की सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति करने का इनकार करना समझता है कि भाई यहाँ पर आपकी जो है इमेज ठीक नहीं है, आप जो है इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो उसको भी नहीं दिया जाएगा। अब धारा 2, अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को कोई भी अनुज्ञप्ति निरस्त करने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व कब्जे पर्याप्त संपत्ति नहीं है। ठीक है, केवल पर्याप्त संपत्ति के आधार पर जो है ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो आदमी जो है अयोग्य हो गया है। जहाँ की अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से इनकार करे वहाँ से कारण उल्लेख करेगा कि आखिर क्यों नहीं दी। ठीक है, और उनका संक्षिप्त कथन मांग किए जाने पर कि उस व्यक्ति को दशा के सेवा देगा जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी कि ऐसा कथन लोक हित में नहीं होगा। ठीक है, नहीं देगा, मना कर सकते, लेकिन कारण लिखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को हमने जो है क्यों नहीं दी है, क्योंकि कारण तो लिखना पड़ेगा अगर इनकार किया है तो। धारा 15, अनुज्ञप्ति की अस्तित्वावधि और उसका नवीकरण। धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति यदि पहले ही प्रतिसंगत न कर दी जाए तो वह उस तारीख से जिसको है अनुत्त की जाए 5 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी। जो धारा 3 के अधीन लाइसेंस मिलता है, अनुज्ञप्ति मिलती है, अगर आयुध रखने वगैरह की आयुध की जो लाइसेंस मिलता है, अगर किसी कारण से वो पहले ही निरस्त ना कर दिया जाए तो 5 साल तक के लिए क्या रहता है, वैलिड रहता है। इसके बाद रेन्यू फिर हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश इसके पहले ही प्रतिसंहृत कर लिया जाता है तो उसके पहले ही जो क्या है वो समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत्त की जा सकेगी। अब ये तो सामान्य है, अगर 5 वर्ष के लिए नहीं डली उस पर डेट, तो अन्यथा की स्थिति में मान लो कम के लिए भी 1 वर्ष के लिए 6 माह या 2 वर्ष के लिए भी दी जा सकती है, जैसा उचित समझे। ठीक है, यदि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वैसा चाहे, यदि अनुज्ञापन अधिकारी उन कारणों से जो लेख द्वारा अभिलिखित किए जाए किसी मामले में समझे कि अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत्त की जानी चाहिए, अगर वो व्यक्ति जो कम समय के लिए चाहता है या अनुज्ञापन प्राधिकारी को लगता है कि कम समय के लिए देना उचित है, दे देगा। परंतु यह होगा कि धारा 3 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति धारा 1 के खंड का के खंड 2 और खंड 3 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी और अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को उस तारीख से जिसको वह अनुदत्त नवीकृत की जाए प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अग्नायुध या गोला बारूद और संबंधित दस्तावेज सहित पेश करेगा। 5 साल के लिए बढ़ाई जाएगी, तो प्रत्येक 5 साल में वो अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस है वो जिस गोला बारूद की या अग्नायुध की या जिस हथियार की कहना चाहिए, जो उस लाइसेंस पे जो बना है उसको उस पर जो है वो पेश करना पड़ेगा,
ताकि वो उसको देख सके कि आपके पास ही है ही कि नहीं, इसका मिसयूज तो जो है आप नहीं कर रहे हैं। 2 आती है, अध्याय 2 के किसी अन्य उपबंधों के जो है अधीन अनुज्ञप्ति यदि पहले ही प्रतिसंगणना कर दी जाए तो वह उस तारीख जिसको की है काली जिसे अनुज्ञापन प्रदारी हर एक मामले में अवधारित करेगा। ठीक है, हर एक मामले में अवधारित करेगा का मतलब क्या है, अलग अलग मामले में अलग अलग जो है देगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर जो है आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऊपर का जितना पढ़ लीजिए इतना काफ़ी है। अनुज्ञप्ति के लिए फीस आदि, अब लाइसेंस बिना फीस के तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए फीस आदि की क्या व्यवस्था है इसको देखते हैं। वे फीस हैं जिनके संदाय पर वे शर्तें जिनके अध्ययन रहते हुए वह प्रारूप जिसमें अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति नवीकृत की जाए ऐसी होगी, ऐसा होगा जैसे जैसा विहित की जाए या किया जाए। तो इसमें क्या है दोस्तों कि वे फीस है कि कितनी फीस लगेगी, कैसे नवीकृत होगा, कैसा प्रारूप जो विहित गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, मतलब विहित करेगी, प्रिस्क्राइब्ड करेगी कि इस प्रारूप में फॉर्म भरना है, इतनी फीस लगनी है, ऐसे ये रिन्यू होगी और ऐसे बनेगी, ये सब चीज़ें उसमें क्या है उल्लिखित रहेंगी। परंतु विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों के लिए विभिन्न फीसें, विभिन्न शर्तें, विभिन्न प्रारूप विहित किए जा सकेंगे। विभिन्न जो अलग अलग लाइसेंस हैं अनुज्ञप्तियाँ, उनके लिए अलग अलग फीस, अलग अलग शर्तें, अलग अलग जो है प्रारूप तैयार किए जा सकते हैं, अलग अलग हथियार के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से या व्यक्ति के हिसाब से ऐसा होता रहेगा। परंतु यह और भी कि वह शर्तों के अतिरिक्त ऐसी अन्य शर्तें भी अनुज्ञप्ति में हो सकेंगी जो किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए। दोस्तों ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, एक वीडियो में 1 से 14 धारा तक जो है मैंने पढ़ाई थी। अब ये इससे आगे की धारा इसमें जो है पढ़ा रहा हूँ। पहला पार्ट मैंने पहले डाल दिया था, ये दूसरा पार्ट है। और दोस्तों इसको इकट्ठा करके भी मैं डाल रहा हूँ, तो आप हो सकता है कि इकट्ठा वाला देख रहे हैं, दोनों पार्ट का एक बना के, या चाहें तो अलग अलग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है धारा 17 अनुज्ञप्ति में फेरफार, उनका निलंबन और प्रतिसंग्रहण। अनुज्ञप्ति में फेरफार का मतलब क्या है कि जो लाइसेंस में शर्तें थी, शर्तें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, समयावधि बढ़ सकती है, कम सकती है, या उससे पहले ही जब्त किया जा सकता है। निलंबन मान लो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, जैसे मान लो आपका 5 साल का लाइसेंस है, आपके पास 3 महीने के लिए लाइसेंस क्या सस्पेंड कर दिया, तो 3 महीने आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। प्रतिसंग्रहण मतलब जो अनुज्ञप्ति दी थी, लाइसेंस दिया था, वो वापस ले लिया। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं। जिन शर्तों के अध्ययन अनुज्ञप्ति अनुरक्त की गई थी उनमें फेरफार, शर्तों में फेरफार। अनुज्ञापन प्राधिकारी उनमें से ऐसी शर्तों को जोड़ कर सकेगा जो विहित की गई हो। इस प्रयोजन के लिए लिखित सूचना द्वारा अनुज्ञप्ति के धारक से इतने समय के अंदर जितना सूचना में की जाए अनुज्ञप्ति अपने को परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकता है। ये सब काम कर सकता है और उतने समय के लिए बोल सकता है कि अनुज्ञप्ति यहाँ पे जो है जमा करके जाओ। ठीक है, अनुज्ञप्ति के धारक मतलब जो धारण करता है, जिसके नाम से लाइसेंस बना हुआ है। आवेदन पर भी अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार अनुज्ञापन प्राधिकारी उनमें से इस शर्तों को छोड़कर कर सके जो विहित की जाए। आवेदन पर भी अगर उस पर कोई अत्यधिक शर्तें लगाई गई हैं तो जो कैंडिडेट है उसके आवेदन पर भी शर्तों में फेरफार किया जा सकता है। लेकिन जो विहित की गई हैं शर्तें केवल वहीं रहेंगी, ना उससे ज़्यादा रहेंगी ना कम रहेंगी। अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति की ऐसी कालावधि के लिए जैसा वह ठीक समझे निलंबित कर सकेगा या अनुज्ञप्ति को प्रतिसंग्रहित कर सकेगा, रिवोकेशन भी कर सकेगा उसका, और उसको सस्पेंड भी कर सकेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे बात आती है, ये थोड़ा सा साफ नहीं है पेज आगे, लेकिन सारी जो है इमेज साफ आएंगी, तो मैं पढ़ के सुनाता जा रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लेना। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि अनुज्ञापन का धारक किसी आयुध या गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से उस अधिनियम या किन्हीं अन्य तत्सम प्रवृत्त विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या विकृचित का है या इसी अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किसी कारण से अयोग्य है अथवा क्या है, या तो वो पागल है या उसको प्रतिषिद्ध किया गया किसी विधि के द्वारा कि इसको अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी, अथवा यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित करना या प्रतिसंग्रहित करना है लोक शांति की सुरक्षा के लिए, लोकक्षेम के लिए आवश्यक समझे। ठीक है, कब कब कर सकता है, या तो उसे लगता है पागल हो गया या प्रतिषिद्ध है, या लोक व्यवस्था के लिए इसकी अनुज्ञप्ति सस्पेंड करना आवश्यक है। यदि अनुज्ञप्ति तात्विक जानकारी दबाकर मान लो जब अनुज्ञप्ति जिसने ली है, जो जानकारी देनी चाहिए थी उसने व्यक्ति ने नहीं दी है, ठीक है,
और आवेदन करने के समय अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर अभी प्राप्त की गई है, या तो कोई जानकारी दवाई गई है या गलत जानकारी दी है और जो है ले ली है अनुज्ञप्ति, तो उस आधार पर भी अनुज्ञापन प्राधिकारी या तो उसको निलंबित कर सकता है या उसको प्रतिसंग्रहित कर सकता है। यदि अनुज्ञप्तियों की शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया है, मान लो जो शर्तें लगाई थी कि आप इस यहाँ ऐसे लेके नहीं घूमेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और उसमें से कोई शर्त का अगर उल्लंघन किया जाए तो भी वो निलंबित कर सकता है या रेवोकेशन उसका कर सकता है। यदि अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञप्ति के परिधान की अपेक्षा करने वाली धारा 1 की अधिसूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है, मान लो चुनाव आया, उन्होंने कहा आप अपनी बंदूक यहाँ पर जमा कर जाए थाने में और आपने नहीं की, इस कारण से भी आपकी जो है अनुज्ञप्ति निलंबित हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, प्रतिसंग्रहित हो सकती है। 4, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंग्रहण उसके धारक के आवेदन पर भी कर सकता है। मान लो जो आवेदक है वही बोलता है कि अब हमें इस अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, इसको आप जो है प्रतिसंग्रहित कर लें तो हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं एक बार और अपन जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आती है 7, पढ़ लो ये थोड़ा सा। वह न्यायालय जो किसी अनुज्ञप्ति के धारक को अधिनियम के तहत बनाएगा, नियमों के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहरा उस अनुज्ञप्ति को निलंबित प्रतिसंग्रहित भी कर सकेगा। मान लो कोई अपराध कर दिया उस हथियार वगैरह से आपने, तो वो भी कह सकता है कि अब आपका निलंबन भी जो है माना जाएगा और ये आपकी जो है जो लाइसेंस है ये भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन बात ये है कि अगर अपील में वो दोष सिद्धि समाप्त कर दी जाती है, उसको बरी कर दिया जाता है बाइज्जत, तो उसको जो अनुज्ञापन जो उसके लाइसेंस रद्द किया है वो फिर लाइसेंस रद्द नहीं माना जाएगा, उसका लाइसेंस यथावत लागू रहेगा। और अगर इसने मतलब छोटे वाले न्यायालय ने, ट्रायल न्यायालय ने उसको सिद्ध दोष नहीं ठहराया है और छोड़ दिया है, लेकिन अपीली न्यायालय ने सिद्ध दोष ठहराया तो वो भी उसकी जो है लाइसेंस को रद्द कर सकता है। ठीक है, और बाकी क्या आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, बाकी इसमें कोई समझाने वाली बात यहाँ पर है नहीं। अब आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा अपीलें। धारा 18 अपीलें। अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करने वाले, अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार करने वाले आदेश से किन आदेशों की अपील की बात हो रही है? आवेदन लगाया, किसी व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति नहीं दी या शर्तों में फेरफार कर दिया, तब ऐसे आदेश या अनुज्ञापन प्राधिकारी के या उस प्राधिकारी के जिसके अधीनस्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी है अनुज्ञप्ति प्रतिसंग्रहित करने का आदेश जारी कर दिया कि हमें आपका लाइसेंस वापस चाहिए है। आदेश से व्यथित होकर यानी दुखी होकर कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी से जिसे 1 महीने पश्चात अपील प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी कालावधि के अंदर जैसा कि भेद किया जाए उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। धारा 18 में अपील कर सकता है। मान लो डीएम साहब ने या कोई भी जो प्राधिकृत है उस, ठीक है, उनने ऐसा कोई काम किया है, ऐसा आदेश पारित किया है जिससे कोई व्यक्ति दुखी हो गया है तो वो अपील कर सकता है, परंतु सरकार द्वारा उसके निर्देशन दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील ना होगी। लेकिन अगर सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है इस संबंध में तो कोई अपील नहीं होगी, जो प्राधिकारी करेगा कोई तो उसकी अपील हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ने कोई आदेश जारी कर दिया कि अब चुनाव के टाइम पर सारी चीज़ें जमा होनी है या खतरा है या कुछ भी है, मान लो फेरफार, मान लो नई शर्तें लगा दी कि ये व्यक्ति नहीं रख सकते हैं, तो उसकी अपील कहीं नहीं होगी। ठीक है, कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह बेहद कालावधि के अवसान पश्चात की जाए। जो कालावधि निश्चित कर की जाएगी, जैसे मान लो 30 दिन कर दी, 40 दिन, उसके बाद नहीं की जाएगी, परंतु उसके बाद की जा सकती है अगर कारण बता दे कोई व्यक्ति कि वो क्यों लेट हो गया है, तो ये परंतु में ना है। अपील के लिए बेहद कालावधि की संगणना लिमिटेशन एक्ट 1908 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी, जो उसके अधीन परिसीमा काल की संगणना के लिए है। तो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत तो होती है गणना, उसी के अंतर्गत धारा 5 का आवेदन लगेगा अगर कोई लेट हो जाता है तो। ठीक है, इस धारा के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा की जाएगी और जहाँ कि उस आदेश का जिसके विरुद्ध अपील की गई कारणों का कथन अपीलार्थी को दिया गया है, वहाँ उनका संक्षिप्त विवरण और ऐसी फीस जो भेद की जाए उसके साथ जो है होंगे। अपील निपटाने में अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी भेद की जाए। ठीक है, लेकिन दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो दशा के सिवा जिसमें अपील प्राधिकारी शर्त या शर्त अन्यथा निर्देश दे तब तक प्रवर्तित रहेगा, तब तक किसी आदेश के विरुद्ध अपील कर निपटाया जाना लंबित रहता है। तब तक क्या है
कि वो जो पहले आदेश कर दिया है वो आदेश प्रभावी रहेगा। अगर अपील में उलट दिया जाएगा तो ठीक है, अन्यथा उसने आदेश तो कर ही दिया है। जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है उसको पुष्ट करने वाला, उपांतरित करने वाला या उलटने वाला अपील प्राधिकारी का हर आदेश अंतिम होगा। मतलब इसमें सेकंड अपील का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, या तो वो आपकी अपील खारिज कर देगा या उस अधिकारी का क्या कर देगा, आदेश उलट देगा। ठीक है, इसके बाद कोई आगे अपील नहीं होगी, केवल फर्स्ट अपील होगी। सेकंड अपील का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। अध्याय 4 शक्तियाँ और प्रक्रिया। अब यहाँ पे पावर्स और प्रोसेस की बात जो है की जा रही है चैप्टर 4 में। तो लाइसेंस आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति। ठीक है। जो अनुज्ञप्ति है इसको पेश करने की मांग कर सकता कि शक्ति किसके पास, कोई पुलिस ऑफिसर या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त अन्य ऑफिसर, पुलिस वाला तो कोई भी, या इसके निमित्त विशेषता सशक्त कोई अन्य ऑफिसर किसी व्यक्ति से जो कोई आयुध या गोला बारूद वहन कर रहा हो अपनी अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग कर रहा। कोई हथियार लेके चल रहे हैं या गोला बारूद लेके चल रहे हैं तो कोई पुलिस वाला या अन्य प्राधिकारी जो प्राधिकारी तो कह सकता है कि लाइसेंस भाई दिखाओ, क्यों घूम रहे हैं इसको लेके। दो, यदि वह व्यक्ति जिससे मांग की जाए अनुज्ञप्ति पेश करने से इनकार करे या पेश करने में असफल रहे या दस्तखत करने से इनकार करे या करने में असफल रहे कि ऐसे आयुध या गोला बारूद को अनुज्ञप्ति बिना वहन करने के लिए वह ऐसे नियम या किसी अन्य तत्सम प्रबंध विधि के आधार पर हकदार है तो संपर्क ऑफिसर उससे अपना नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा। और यदि वह ऐसा ऑफिसर आवश्यक समझे तो उस व्यक्ति को यह आयुध या गोला बारूद जिससे वह वहन कर रहा हो अभिगृहित कर सकेगा। अगर वो नहीं बता पाता है, नाम पता भी नहीं बता पाता, लाइसेंस वगैरह नहीं दिखा पाता है, तो उसको वो अपने कब्जे में भी जो है ले सकता है। ठीक है, ये पावर्स जो है उसके पास होगी। ठीक है। आता है नंबर 3, यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इनकार करे या यदि संपर्क ऑफिसर को यह संदेह हो कि वह व्यक्ति मिथ्या नाम या पता दे रहा है या फरार होने का उसका आशा है, तो ऐसा ऑफिसर उसी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। उसे लगता है झूठी सूचना दे रहा है या इसको भी छोड़ दिया गया तो ये फिर नहीं मिलेगा, फरार हो जाएगा, तो जो है उसको गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के। ठीक है। आती है धारा 20, संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का प्रवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी। संदिग्ध परिस्थितियों में डाउटेबल जो है सरकमस्टांसेस हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है संदेह की स्थिति में है और आयुध को प्रवहन कर रहा है, यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, जो कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों का गोला बारूद को चाहे उनके लिए अनुज्ञप्ति हो या ना हो, चाहे लाइसेंस लिए हो या ना लिए हो, यहाँ तो केवल अगर डाउट लग रहा कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसी रीति में या ऐसी परिस्थितियों के अधीन वहन करता हुआ या प्रवहन करता हुआ पाया जाए जिससे यह संदेह करने के न्याय संगत आधार बनते हैं कि उसके द्वारा वे किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, काय के लिए, विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने की आशा से ले जा रहे हैं या कि वे ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते जो कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य लोक सेवक अथवा किसी रेल, विमान, जलयान, यान या परिवहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाला कोई व्यक्ति से वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, वैसे आयुध या गोला बारूद से अभिगृहित कर सके, गिरफ्तार कर सकेगा और वो जो है हथियार वगैरह ले सकता है अगर उसको लगता है कि आप कोई विधि विरुद्ध काम करने जा रहे हैं, चाहे आपके पास लाइसेंस हो या ना हो, इससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है। ठीक है। आती है धारा 21, कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप। जब कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह जाता है तो आयुध का निक्षेप कैसे होगा देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे आयुध और गोला बारूद हो जिनका कब्जा अनुज्ञप्ति की अस्तित्वावधि के अवसान या अनुज्ञप्ति के निलंघन या प्रतिसंगण के परिणाम स्वरूप धारा 4 के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने या किसी भी कारण से विधिपूर्ण न रह गया हो। 4 चीज़ हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति था, उसका लाइसेंस था, उसके पास हथियार था, गोला बारूद था, आयुध था, लेकिन अब उसका लाइसेंस अस्तित्व में नहीं रहा, 5 साल पूरे हो गए और उसका नवीकरण भी नहीं हुआ, या जो उसका लाइसेंस किसी कारण से सस्पेंड यानी निलंबन कर दिया गया है या वापस प्रतिसंग्रहित या रिवोकेशन कर दिया गया है। ठीक है। या धारा 4 के अधीन जब कोई सूचना निकाली जाती है कि आप जो है पेश कर दें, जमा कर दें, नहीं किया जाता है तो इसके बाद अब उसका कब्जा उस पर विधिपूर्ण नहीं रह गया है, चाहे वो इलीगल है। अनावश्यक विलंब के बिना उन्हें या तो निकटतम पुलिस थाने के वारसादा अफसर के पास या ऐसी शर्ती के अधिन रहते हुए जैसे कि भेद की जाए किसी अनुज्ञप्त व्यवहारी के पास या जहाँ के ऐसा व्यक्ति स्वयं संघ के सशस्त्र बलों सदस्यों वहाँ किसी यूनिट शस्त्रागार में निश्चित करेगा। जब इन 4 चीज़ों के कारण से आपका कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह गया तो आप क्या करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी उस आयुध को या तो थाने में जमा करें आए
ठीक है। या फिर कहाँ करें, अनुज्ञप्ति व्यवहारी, जो दुकानदार वगैरह है, मतलब जिसको लाइसेंस है उस वस्तु को खरीदने विक्रय करने का, तो या तो उसके यहाँ आप जाके निक्षिप्त करा दें, ठीक है। या फिर अगर आप कोई संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य मान लो आर्मी वगैरह में है, या ठीक है, या CRF वगैरह में है, तो उसकी जो यूनिट है शस्त्रागार है, वहाँ जाके आप जमा कर दें, ठीक है। इस स्पष्टीकरण, इस धारा में यूनिट अस्त्रागार के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पोते स्थापन में का अस्त्रागार आता है, ठीक है। पोते वगैरह में जो अस्त्रागार बने रहते हैं वहाँ पे भी आ सकता है। जहाँ की आयुध या गोला बारूद उपधारा 1 के अधीन निक्षिप्त किया जा चुका है, वहाँ निक्षेपक या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि ऐसी कालावधि के अवसान से पूर्व ऐसी भेद की जाए किसी समय हकदार होगा कि वह ऐसे निक्षिप्त की चीज को इस अधिनियम या अन्य किसी तत्सम प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे मान लो मर गया व्यक्ति जिसने जमा की थी या जिसको हकदार था, उसके विधिक बारे से उसको ले सकते हैं। ऐसी निक्षिप्त चीज इस अधिनियम या किसी अन्य तत्सम प्रवृत्ति विधि के आधार पर उसे अपने कब्जे में रखने के हकदार या उसे अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या अन्य विधि द्वारा अप्रतिसिद्ध किसी व्यक्ति को विक्रय द्वारा या अन्यथा बेनियत करे या बेनियत करना प्राधिकृत करे, ऐसे किसी भी यानी कि आगम प्राप्त करे। पर वो उसका क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है, क्योंकि लाइसेंस तो ट्रांसफर होता नहीं है, ठीक है। और चाहे तो अपने नाम से उसको बनवा ले, अन्यथा की स्थिति में वो क्या है कि वो विक्रय कर सकता है, उसका विक्रय हो जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसी चीज़ की बासी है, इसको आप जो है पढ़ लेना। 3 पढ़ते हैं हम। निश्चित की गई और उपधारा के अधीन उसमें निर्दिष्ट कालावधि के अंदर वापस अगर नहीं ली जाती तो जिला मजिस्ट्रेट सरकार को संपर्क कर दे। उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर ले लो, मर गए, नहीं आया कोई लेने, तो फिर क्या है कि वो सरकार को जो है संपर्क हो जाएगी, गवर्नमेंट में चली जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, यहाँ पर कोई अब ज़्यादा पढ़ाने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब ये आती है धारा 22, मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिकरण। जब कभी किसी मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर निवास करने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला बारूद किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए है, उसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उसके पास गोला बारूद या हथियार है, कोई आयुध या गोला बारूद लोक शांति या क्षेम को खतरे में डाले बिना ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं छोड़े जा सकते, ठीक है। लोक शांति भी भंग होगी या क्षेम को खतरा भी है, ठीक है, और उनके कब्जे में नहीं छोड़ सकते हैं इनको, अंततः की स्थिति में दिक्कत हो जाएगी तब तो वह मजिस्ट्रेट अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उस गैर परिसर की तलाशी करा सकता है, ठीक है। छापा मार सकता है उस पर जिस पर ऐसे व्यक्ति का अधिभोग हो या जिसकी बाबत मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा आयुध या गोला बारूद वहाँ पाया जाएगा, और ऐसे आयुध या गोला बारूद का यदि कोई हो अभिग्रस्त करा सकता, उसको क्या कर सका, अपने कब्जे में लेगा, ठीक है, जितनी अवधि के लिए वह ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा, भले ही वह व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रबद्ध किसी विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार हो, भले उसके पास लाइसेंस या कुछ भी हो उसके पास तो, लेकिन अगर इन्हें लगता है कि इससे लोक शांति भंग हो सकती है तो मजिस्ट्रेट जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसको अपने कब्जे में रख सकता है, ठीक है। इस धारा के अधीन हर तलाशी मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी उपस्थिति में या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशिष्ट आवश्यक ऑफिसर द्वारा या उसकी उपस्थिति में की जाएगी, या तो मजिस्ट्रेट द्वारा या सरकार द्वारा स्पेशल रूप से जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वही उसकी उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी, अन्यथा की स्थिति में जो है नहीं ली जाएगी। आयुध आदि के लिए जलयानों आदि की तलाशी धारा 23 आयुध आदि के लिए जलयानों आदि की तलाशी के बारे में और बंद किए गए हैं। कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर या इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष सशक्त कोई अन्य ऑफिसर या अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसा अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है या उसका किए जाना संभाव्य, या तो नियमों का उल्लंघन किया गया है या किया जाना संभाव्य है, किसी भी जलयान यान या प्रमाण के अन्य साधन को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, और किसी भी आयुध या गोला बारूद को जो इसमें पाया जाता है जैसे जलयान यान या प्रमाण के अन्य साधन के सहित अभिगृहित कर सकता है। अगर उसको लगता है किसी मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस ऑफिसर को या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त जो अन्य प्राधिकारी बनाया गया है उसको लगता है अगर
कि वो जो है इसमें कोई ऐसा आयुध जा रहा है या गोला बारूद जा रहा है जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, तो उसको वो तलाशी लेके अगर पाया जाता है तो मैं वाहन के जो है और गोला बारूद या आयुध के क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, विगृहित कर सकता है। धारा आती है 24, केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध। केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन संपत्ति का जो गोला बारूद वगैरह उसका अभिग्रहण और निरोध। केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के कब्जे में कि नहीं आयुध या किसी भी गोला बारूद के अभिग्रहण का आदेश किसी भी समय इसके हाथ इस बात के होते हुए दे सकेगी कि ऐसा व्यक्ति उन्हें इस निमित्त, मतलब भले लाइसेंस वगैरह हो, अगर वो सरकार को लगता है कि इतने समय के लिए ये लाइसेंस वगैरह जो है अपने पास रखना चाहिए आयुध वगैरह, जैसे चुनाव वगैरह में आपने आमतौर पर देखा होगा, तो ऐसा सरकार जो है कर सकती है कि निरोध कर सकती है उनका और अभिग्रहण कर सकती है। कोई बड़ी बात सरकार के लिए ऐसा नहीं है। 24 का विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आयुधों के कब्जे के बारे में प्रतिषेध आदि। ठीक है, जहाँ केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है किसी क्षेत्र में लोक शांति प्रशांति का व्यापक विक्षोभ है, काय का लोक शांति का और प्रशांति का व्यापक विक्षोभ है, मतलब वहाँ पर शांति है नहीं, या विक्षोभ का आसन्न संकट है कि ऐसी स्थिति खतरनाक वाली यहाँ पर बन सकती है। तो ऐसे क्षेत्र में उन अपराधों के निवारण के लिए जिनमें आयुधों का उपयोग किया जाता है, ऐसा आवश्यक करना आवश्यक है, समीचीन है, वहाँ वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमा निर्दिष्ट कर सकेगा। एक क्षेत्र है जहाँ पर पर्याप्त शांति है तो उस क्षेत्र को निर्दिष्ट कर सकेगा। ठीक है, और एक अवधि प्रारंभ कर देगा कि इतने दिन से इतने दिन के अंदर तक, और जिस दिन वो अब सूचना निकालेगा उससे कम से कम 4 दिन का टाइम देगा कि जैसे मान लो 20 तारीख को निकाली तो 25 तारीख से बाद ही सूचना प्रभावी होगी 30 से, लेकिन 4 से कम में नहीं होगी। ठीक है, अब क्या सूचना निकालेगा ये हम जो है आगे देखते हैं। तो इसमें है कि क्षेत्र में एक निश्चित प्रकार का जो है वर्णन बना देंगे कि ये जो है, जैसे मान लो कुल्हाड़ी हो गया, फरसा हो गया, तलवार हो गई, मतलब ऐसे एक सूची बना देंगे कि इतने ये जो हथियार है कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के नहीं रखेगा। ठीक है, इतने समय के लिए जितने जितने समय के लिए लाइसेंस दिया जाएगा उतने समय के लिए रखेगा वो व्यक्ति, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिया जाएगा। अभी यहाँ पर केवल अग्न आयुध या गोला बारूद की बात होती है, सामान्यतः लाइसेंस मिलता है, लेकिन किसी क्षेत्र के लिए अलग से भी सरकार घोषित कर सकती है कि ये हथियार भी जो है आप बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और यह घोषणा कर दे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति रखेगा तो वो इलीगल माना जाएगा। डी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे ऑफिसर को जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए प्राधिकृत कर सकेगी। ठीक है, कि ऐसे क्षेत्र में जो क्या करे तलाशी वगैरह ले और जहाँ जिसके पास पाया जाए उस पर केस बनाए और उसको क्या कर ले अपने अभिग्रहण में कर ले। अब आती है इसमें जो है उपधारा 2 इम्पोर्टेंट है, तो इसको अपन को देखना है, बाकी मैंने जितना बता दिया इतना याद आपको रखना है इस धारा में। किसी क्षेत्र की बाबत उपधारा 1 के अधीन जारी की गई सूचना निर्दिष्ट अवधि के बारे में 90 दिन से अधिक नहीं होगी। 90 दिन से ज़्यादा की अवधि नहीं होगी। एक बार सूचना में कितने दिन होगी, 90 दिन की अवधि होगी। ठीक है, 90 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 90 दिन से अधिक जो है नहीं बढ़ा सकती है। ठीक है, इतना 90 दिन याद रख लेना कि 90 दिन एक बार में जो है आयत के अंतर्गत गोला बारूद। यहाँ पे आपको जो है कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे अपन को जो पढ़ना है खा पढ़ना है। ठीक है, इसका अपन पढ़ेंगे 24 का जो है खा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विक्षिप्त क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों में उनमें से होकर अधिसूचित आयुध लेकर चलने के लिए प्रतिषेध आदि। सीधी सी बात है, इसमें याद कर लो आप। ठीक है, कि कोई क्षेत्र है जिसको अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर शांति, जहाँ के लिए लाइसेंस के बिना जो आयुध ले सकते तो वहाँ पे कोई लेके जा भी नहीं सकता है। ठीक है, उसमें प्रवेश नहीं करेगा उसके सार्वजनिक स्थानों में वो आयुध जो वर्णित किए गए हैं सूची में कि ये कोई लेके नहीं चलेगा। ठीक है, अब ऐसी घोषणा कर सकता है, निर्देश दे सकता है। ठीक है, अब इसमें ये बात है कि दूसरे दिन से पूर्वतर ना हो। जब ऐसी सूचना निकाली जाए कि इस क्षेत्र से कोई व्यक्ति ये फला फला जो है आयुध लेके नहीं गुजरेगा या अपने कब्जे में नहीं रखेगा, तो जिस दिन भी वो की जाए घोषणा उससे 2 दिन, कम से कम 2 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, जैसे आज की तो बोल देंगे कि परसों से प्रभावी होगी। ठीक है, या नरसों से, या मतलब 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, वहाँ पे 4 दिन का था। यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। या तो 24 खा में क्या है ये पूछा जाएगा, या कितने दिन से पूर्वतर की अवधि ना हो तो दूसरे दिन से पूर्वतर की अवधि ना हो, ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। और जो ऐसा करेगा उसको पकड़ लेंगे, उससे पाया जाएगा, उसके पास आयुध वगैरह पाया जाता, अभिग्रहण तलाशी ले लेंगे उसकी। ठीक है,
अब आता है अध्याय 5 पढ़ना है सीधू आपको, जो बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 25 27 आपने जो है बहुत सुना होगा, तो यही है। ठीक है, यहाँ से अब अपराध और शास्त्रियों की जो है बात होती है। कुछ अपराधों के लिए दंड क्या है, धारा 25 में है। जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुध या गोला बारूद या विनिर्माण अभिप्राप्त प्राप्त विक्रय अंतरण संपरिवर्तन मरम्मत परख या प्रसिद्धि करेगा, या उसे विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्तावित करेगा, या विक्रय अंतरण संपरिवर्तन मरम्मत परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा। धारा 5 के उल्लंघन की बात यहाँ पे की गई है कि कोई भी व्यक्ति मतलब विक्रय वगैरह नहीं करेगा बिना लाइसेंस के। ठीक है, परिसिद्धि नहीं करेगा, उसमें सुधारेगा नहीं उसको, उसकी मरम्मत नहीं करेगा। अगर वो करता है, धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्नि की नाल को छोटी करेगा, मतलब धारा 6 का उल्लंघन करेगा, धारा 11 का उल्लंघन करेगा। ठीक है, 6, 5 और 11 के लिए एक साथ दंड दिया गया है, कहाँ 25 में। ठीक है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से दंड नहीं होगा। कम से कम 7 साल की सजा विक्रय आदि पे, आयात निर्यात पे, इन सब चीज़ों पर। ठीक है, या संपरिवर्तन करने पर, बड़ी बंदूक की छोटी बनाने में या छोटी की बड़ी बनाने में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, अब आता है धारा 7 का उल्लंघन कोई करता है। ठीक है, तो वह किसके लिए, अवधि के लिए 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। कम से कम 7 वर्ष की सज़ा। ठीक है, यहाँ पे सजाओं का बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, सारे संशोधनों के साथ ही हम यहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं। परंतु न्यायालय को कोई कारण लगते हैं कि इससे 7 वर्ष से कम की सजा दी जाए, तो 7 वर्ष से कम की भी जो है दे सकता है। काका 25(1) काका, जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस बलों से अग्नि छीन लेता है, पुलिस वाले की बंदूक है, गनमैन है, ठीक है, सशस्त्र बल का कोई सदस्य उसकी बंदूक छीन लेता है, ऐसे कारावास से दंड नहीं होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक के से हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। यहाँ पर सजा थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है। 1 काका, ठीक है, जो कोई विनिर्मित करेगा, बेचेगा, अंतरित करेगा, संपरिवर्तित करेगा या उसकी मरम्मत की प्रसिद्धि करेगा, विक्रय अंतरण करेगा, ठीक है, कब्जे में रखेगा, 7 के उल्लंघन में आए गोला बारूद, तो वह कारावास दंड का भागी होगा। यहाँ पर भी 10 साल से कम की नहीं होगी और आजीवन कारावास तक जो है हो सकेगी। ठीक है, अब 1 ट्रिपल का जो है, ठीक है, ये बनाने बेचने वाले के लिए है, बेचेगा, अंतरित करेगा, ठीक है, इन सब के लिए है। 1 का ट्रिपल का, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। 1 का 1 का 1 का खा, समझ गए, इसलिए क्योंकि ये संशोधन से जोड़ी गई धाराएं हैं, तो इनको अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है पढ़ना है। जो कोई किन्हीं आयोजन या गोला बारूद धारा 24 का के अधीन जारी की गई अधिसूचना उल्लंघन अपने कब्जे में रखेगा, धारा 24 का जो भी अपन ने पढ़ी है, की गई अधिसूचना को उल्लंघन में करेगा, चलेगा, अथवा अन्यथा अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास जिसकी 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और दंड नहीं होगा, जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। जो कोई धारा 3 के उल्लंघन में कोई अग्नि या गोला बारूद अर्जित करेगा, उसे अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, अथवा धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी स्थान में से वर्ग के वर्णन के जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट कर दिया गया कोई आयुध या उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, अथवा किसी ऐसे अग्नायुध का विक्रय या अंतरण करेगा जिस पर निर्माता का नाम, ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं जो उपधारा धारा 8 का उल्लंघन करती हैं, धारा 9 का उल्लंघन करती हैं, ठीक है, और धारा 10 का उल्लंघन करती है। तो 8, 9, 10 के लिए अलग सजा का प्रावधान और 3 के लिए सजा का अलग प्रावधान में, इसमें देखते हैं पर कितनी सजा है। ठीक है, धारा 12 का उल्लंघन करेगा, ठीक है, इस तरीके से आगे, तो उसको और ये सब इसके लिए कितनी सजा है, 3, 8, 10, 12 जो अभी तक की धाराएं बची थी, बाकी की सजा अपन ने ऊपर पढ़ ली थी, तो इन सब की सजा कितनी है, 2 वर्ष से कम नहीं होगी, 5 वर्ष तक हो सकेगी। ये याद कर लेना आपको, पोस्ट करके थोड़ा सा आप दिमाग में सेटिंग बना लेंगे कि 5, 7, 5, 6, 7, 11 के लिए अलग सजा है, ठीक है, फिर 8, 9, 10 और 3 इनके लिए अलग सजा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है आपको पूरी की पूरी याद हो जाएंगी, ठीक है, कोई बड़ी बात जो है यहाँ पर नहीं है। और न्यायालय ये सब जगह लिखा रहता है कि न्यायालय चाहे तो पर्याप्त कारणों से जो मिनिमम सजा है उसको भी जो है कम कर सकता है, ठीक है।
उपधारा 1 काम किसी बात के जो कोई किसी भी क्षुब्ध क्षेत्र में उपधारा के अधीन कोई दंडनीय अपराध करेगा और कारावास इसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी और 7 वर्ष तक हो सकेगी। विक्षुब्ध क्षेत्र में मैंने बताया कि 24 काम घोषणा करते हुए जैसे तो इसमें थोड़ी सजा है ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि है, और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि एक चीज़ अपन यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे से पढ़ेंगे। जो कोई किसी अग्नायुध गोला बारूद या अन्य आयुध का धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु के उल्लंघन में विक्रय करेगा, ठीक है, विक्रय आदि करेगा बिना लाइसेंस वगैरह के, तब देखिए क्या होता है। 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना हमें, 1 और 2। हम 1 पढ़ेंगे। अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की निकटतम पुलिस थाने के वार्ताजक अधिकारी को अग्नायुध गोला बारूद या अन्य आयुधों की आसियत विक्रय अंचल की इत्तला दिए बिना अथवा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के वार्ताजक अधिकारी से इत्तला दी जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि के अवसान के पहले करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी का हथियार वगैरह था उसके पास, अब उसका लाइसेंस निलंबित हो गया है, रद्द हो गया, क्या तो वो बेचना चाहता है, तो वो किसको बेचेगा? जो व्यवहारी है उसको बेच सकता है या थाने में जमा कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? उसको बेच सकता है या थाने में जो है जमा कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? पहले सूचना देनी पड़ेगी, और उसके साथ में आप जानते ही हैं कि क्या करना पड़ेगा, एक 45 जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ेगी थाने को, जो 45 दिन की सूचना ना हो, 45 दिन के बाद ही उसका विक्रय जो है उसको कर पाएगा। अन्यथा की स्थिति में कम से कम 6 माह की 6 माह की नहीं, अधिकतम 6 माह की सजा या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, इतनी दंड का प्रावधान उसे है। ठीक है, 4, जो कोई अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट शर्तों में फेरफार करने के प्रयोजन के लिए धारा 17 की धारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति परिदत्त करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर वैसा करने से असफल रहेगा तो भी उसको 6 माह सब, ठीक है, 6 माह तक की सजा और 500 रुपये का जुर्माना है। अब धारा 5 इसको पढ़ लो, क्या इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आप अच्छे से सजा को देख रहे हो तो याद रह जाएगी। जो कोई अपना नाम पता देने के लिए धारा 19 के दिन अपेक्षित ऐसा नाम पता बताने से इनकार करेगा, ठीक है, या झूठा पता देगा तो 6 माह या 200 रुपये तक का जो है जुर्माना है। और धारा 6, यदि किसी संगठित अपराध का कोई सदस्य उसकी ओर से कोई व्यक्ति किसी भी समाज के किसी उपबंधों के उल्लंघन में कोई आयुध गोला बारूद अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है तो वह ऐसे कारावास है जिसकी 10 वर्ष से कम नहीं होगी, तो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। ठीक है, इस तरीके से ये छोटी छोटी और चीज़ें हैं, इसमें भी 10 वर्ष से कम की सज़ा नहीं हो, आजीवन कारावास तक की है। ठीक है, 6-11 के उल्लंघन में। ठीक है, तो इसको बैरल छोटा वगैरह करेगा, इसको पोस्ट करके आप जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब संगठित अपराध संघ देख लो क्या होता है। 2 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो किसी संघ या गैंग के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त ही कहलाता है। ठीक है, जो कोई धारा 3, धारा 5, 6, 7, 11 के उल्लंघन में अग्नायुध और गोला बारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित है। ठीक है, ये उल्लंघन तो हो ही रहा है कि बिना लाइसेंस के आप सब कुछ कर रहे हैं और अवैध व्यापार भी कर रहे हो, लोगों को इलीगल तरीके से जो है मुहैया करा रहे हो, उनकी सहायता करो, तो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी और आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। ठीक है, इसकी छोटे छोटे जब अपन नोट्स बना के पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो सजा वगैरह सब बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा मैं। अभी तो एक बार केवल आप इंट्रोड्यूस होते जाएँ इससे। ठीक है, बाकी अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी है, तो अब मैं नोट्स बना के फिर वैसे का वैसा आपको पढ़ाना चालू करूँगा और आपको पूरी एक एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। अभी तो आप केवल क्या करते, ज़्यादा लोड ना लें, केवल आप विषय प्रवेश ही यहाँ पर करें। अब आता है गुप्त उल्लंघन। धारा 26 गुप्त उल्लंघन, जो कोई धारा 3, 4, 10, 12 के उपबंधों में से किसी भी उपबंध को कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे वह आसत प्रदर्शित होता हो, ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या रेल, विमान, जलयान या भ्रमण करने किसी अन्य नियोजित करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न, मतलब चोरी से किसी बस में ले जाना, रेल में ले जाना, जलयान में ले जाना या फिर हवाई जहाज़ में ले जाना, और ये अलग से तो वो क्या करेगा, 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की सज़ा जो है हो सकेगी। जी एक्स्ट्रा सज़ा है, और वो ले जा रहा है उसका तो अलग मिलेगा। केवल गुप्त तरीके से छिपा के ले जाने का जो काम था ये उसके लिए अलग है 26 की। ठीक है, अब 5, 6, 7 या 11 का जो उल्लंघन करेगा,
ठीक है। उसके लिए क्या है, 5 वर्ष तक की सज़ा है, ठीक है। किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, कम से कम 5 की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक की सज़ा है। अगर 5, 6, 7, 11 का वो करता है, मतलब छिपा के करता है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में, ठीक है। अब धारा 3, जो कोई धारा 22 के अधीन कोई तलाशी ली जाने पर कि न्यायालय में गोला बारूद को छिपाएगा, ठीक है, तो वह 10 वर्ष तक की सज़ा का जो है या उसका प्रयत्न करेगा, 10 वर्ष तक की सज़ा का उसके लिए प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो प्रयोग होती है कहाँ, न्यायालय में। 25 प्रयोग होती है, 27 उन्होंने बोला 25 27 बन गई, 25 एक बी बन गई, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती हैं, तो ये इनकी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और ना होती है। धारा 27 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में न्यायालय या गोला बारूद प्रयोग करेगा वह कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, ठीक है। जो धारा 5 के उल्लंघन में क्या करेगा, इसका प्रयोग विरोध करेगा आयोग वगैरह का, तो उसकी वो जो है कि 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, कम से कम कितनी, 3 वर्ष की सज़ा जो है 25 27 धारा 27 में होगी। जो कोई धारा 7 को उल्लंघन में किसी प्रसिद्ध आयोग में किसी प्रसिद्ध गोला बारूद का उपयोग करेगा जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, ठीक है। जो कोई धारा 7 को उल्लंघन में किसी प्रतिसिद्ध आयोग में प्रतिसिद्ध गोला बारूद का प्रयोग करता है या ऐसा कोई कार्य करता है या ऐसा प्रयोग या कार्य किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है, मृत्यु दंडाज, तो यहाँ पर फांसी की सजा है 27(3) में। अगर प्रतिसिद्ध गोला बारूद या उससे या उसका अन्यथा उपयोग करके किसी व्यक्ति को अगर जान से मार दिया जाता है तो धारा 27 के अंदर उसको क्या होगा, मृत्यु दंड तक की का है जो है उसमें प्रावधान है, ठीक है। धारा आती है 28, कतिपय दशाओं में अग्नायुध या नकली अग्नायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड। कतिपय दशाओं में अग्नायुध या नकली अग्नायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड। जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य संपत्ति व्यक्ति को विधिपूर्ण गिरफ्तार या निरोध प्रतिरोध करने या रोकने के आशय से किसी अग्नायुध नकली या अग्नायुध का उपयोग करेगा, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, लाया जाने का प्रयत्न करेगा, कार्रवाई को 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। अग्नायुध का उपयोग करके या अग्नायुध के उस नकली प्रयोग को, ठीक है, उपयोग में लाएगा, काय के लिए, किसी की गिरफ्तारी वगैरह बचाने के लिए, कि भले तुमने तो नकली पिस्तौल दिखा दी लेकिन वो तो डर गया सामने वाला, तब भी धारा 28 के अंतर्गत आप सजा के भागीदार हैं, ठीक है। अब आती है धारा 29, जानते हुए अनुज्ञप्ति रहते व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए आयुध आदि ऐसे व्यक्ति प्रदत्त करने के लिए जो कब्जे में रखने का अधिकार ना हो, दंड। आपको पता है कि आप किस व्यक्ति को अपना अग्नायुध बेच रहे हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो हकदार नहीं है, ठीक है, या आप यह खरीदते देखते हुए खरीद रहे हैं कि उसके पास जो है लाइसेंस नहीं है, इलीगल लाया है और उसका खरीद रहे हैं, तो खरीदना या बेचना दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हकदार व्यक्ति को, लाइसेंसधारी कोई विक्रय होगा वो वही खरीदेगा, जो ऐसा नहीं करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान है। किसी अन्य व्यक्ति से वर्गवाण कोई भी अग्नायुध कोई भी अन्य आयुध जैसे भेद किए जाए, ठीक है, जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अन्य व्यक्ति अपराधीगत नहीं है, या कोई आयुध या गोला बारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले इस बात का निश्चय किया बिना प्रयत्न करेगा कि वह उसको रखने का जो है प्रतिशत तो नहीं है, हकदार है या नहीं, तो इसके लिए केवल अपन को सजा देगा ना 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो है दंडनीय है। आती है धारा 30 आपकी, अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई अनुज्ञप्ति किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का तद्दीन बनाएगा, किसी नियम का उल्लंघन करेगा जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दंड उपस्थित नहीं है, 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2000 रुपये तक का जुर्माना या 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा, ठीक है। किसी उल्लंघन के लिए अलग से कोई जो नहीं बताया गया है यहाँ पर, तो फिर धारा 30 उसका जो है वो उपयोग करेंगे। धारा 30 इम्पोर्टेंट हो जाती है। धारा 31, पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा एक जैसा अपराध करता है तो फिर उसको दुगने दंड से दंडित किया जाएगा। मान लो जहाँ 3 वर्ष की सजा लिखी है वहाँ पे 6 वर्ष की हो जाएगी। अधिग्रहण करने की शक्ति, ठीक है, तो न्यायालय जहाँ दोष सिद्ध घोषित करेगा किसी अपराध में तो उसके आयुध वगैरह को भी जो है, ठीक है, अभिग्रहण करने का आदेश दे सकता है। लेकिन अगर अपील में उसकी दोष सिद्धि से दोष मुक्ति हो जाती है तो वो आदेश भी अपने आप संपरिवर्तित हो जाएगा और उसको वो हथियार मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से छूट गया और अपील में दोष सिद्ध होता है तो अपील कोर्ट भी जो है उसको क्या कर सकती है, अधिग्रहण उसके हथियार का कर सकती है। कंपनियों द्वारा अपराध धारा 33 में केवल इतना याद रखना है, अन्यथा और इसमें
कुछ भी याद नहीं रखना है। अब आता है अध्याय 8 प्रकीर्ण, बचा हुआ जो कुछ कहीं भी सेट नहीं हुआ वो यहाँ पे लगा दिया गया है। आयुधों के भंडारण के वास्ते केंद्र सरकार की मंजूरी। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 बनता किसी बात को अधिनियम की धारा अधीन अनुज्ञप्त भंडार कोई भी आयुध गोलाबाज केंद्र सरकार मंजूरी बिना निश्चित नहीं किया जाएगा। कोई भी आयुध का भंडार केंद्र सरकार की मतलब मंजूरी के बगैर जो है नहीं किया जाएगा। धारा 34 आपसे जो है ये बात करती है। अब आती है धारा 35 परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों कतिपय दशा में आपराधिक उत्तरदायित्व। ठीक है, जहाँ कोई आयुध या गोला बारूद जिसके संबंध में यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये है कि अगर कोई परिसर जैसे मान लो कि अपना मकान किराए से देता है, मकान मालिक है अपना घर उपयोग होने देता है ना आयुध वगैरह के बनने के लिए विद्यमान रहने के लिए, उसको पता है कि यहाँ पे ये रखे हैं ये लोग, तो वो सब जिम्मेदार होंगे, माना जाएगा कि आपको जानकारी थी। कतिपय अपराधों के बारे में इत्तला का दिया जाना, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि सब क्या करे, अगर ऐसा कोई कहीं कुछ चीज़ हो रही है तो वो क्या करे, पुलिस को जो है इसकी इत्तला दे। धारा 36 में बताया गया है। अब गिरफ्तारी और तलाशी धारा 37। ठीक है, कैसे होगी इस अधिनियम के में अन्यता और बंधत के सिवाय। धारा 37 पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के अधीन या तद्अधीन बनाया गया किसी भी नियमों के अधीन की गई सभी गिरफ्तारी तलाशियाँ के उन बंधों के अनुसार की जाएंगी CRPC के। ठीक है, जो संहिता के अधीन क्रमशः गिरफ्तारी तलाशी से संबंधित है। जो वहाँ पर गिरफ्तारी होती है CRPC में वो यहाँ भी हुई। ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ना हो जिनका अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और अभिकृत आयुध गोला बारूद अविलंब निकटतम पुलिस थाने के बाहर से प्रदत्त की जाएंगे। मान लो किसी अन्य व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया है तो कहाँ जाएगा, थाने में ले जाएगा और पुलिस के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। ठीक है, प्रति ले सकता है मजिस्ट्रेट, चाहे जमानत दे सकता है चाहे ना दे सकता है, ये उसके ऊपर जो है डिपेंड रहता है। ठीक है, और पुलिस वाले भी उससे बंद पत्र वगैरह भरा सकते हैं। अपराधों का संज्ञेय होना, ये धारा 38 है। ये अपन वो जो है मतलब लिस्ट बनाएंगे जो एक उसका भाग है, तो धारा 38 में है अपराधों का संज्ञेय होना कि बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। 39 कतिपय मामलों जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक। किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में अभी जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस के उसके पास बंदूक वगैरह पाई गई या कोई आयुध वगैरह पाया गया है तो कलेक्टर महोदय की पहली मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद ही इस पर जो है केस चलाया जाएगा। गिरफ्तारी हो जाए सब हो, लेकिन ट्रायल जो है उसकी नहीं की जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है जिला मजिस्ट्रेट की, ये देखा जाता है कि ये आयुध का इसके पास लाइसेंस तो नहीं है, कहाँ का आयुध है, कैसे आया है। सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए जो है संरक्षण है, ये भी लिस्ट का विषय है, अपन लिस्ट बनाएंगे अलग से, उसमें पढ़ लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लें आप। धारा 40 की छूट देने की शक्ति 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ केंद्र सरकार की यह राय होगी लोकहित में ऐसा करना समीचीन आवश्यक समीचीन है, वहाँ वह शासकीय राज्यपाल ऐसी शर्तों की किसी छूट प्रदान दे सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है उसके लिए। ठीक है, और कोई बात नहीं है। अगन आयुध की गणना करने की शक्ति किसको है, केंद्र सरकार को है। 42 में प्रत्यायोजित करने की शक्ति। ठीक है, ये डेलीगेशन कहलाता है। ठीक है, पावर्स ट्रांसफर इसमें जो है होते हैं। धारा 43 क्या कहती है, केंद्र सरकार शासकीय पत्रवादी सूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी। धारा 41 के दिन की शक्ति है। धारा 44 के दिन की शक्ति में भिन्न जैसी किसी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। किसको, केंद्र सरकार के दिन ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी द्वारा अथवा राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी को। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नियम या मतलब जो है पावर्स जो है का क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन केवल धारा 41-44 की अधिक शक्ति को छोड़कर बाकी केंद्र सरकार किसी ऑफिसर को या राज्य के ऑफिसर को अपनी पावर्स जो है दे सकती है। नियम बनाने की शक्ति किसको है, केंद्र सरकार को है। धारा 44 में। ठीक है, ये कि अब बदल सकती है नियम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप पढ़ लेना क्या क्या शक्तियाँ हैं ये, तो आपको याद आ जाएगी। यहाँ पर कोई समझाने की बात जो है नहीं। ठीक है, अधिनियम का कतिपय दशा में लागू ना होना, किन किन चीज़ों पर ये लागू नहीं होगा, ये इसमें धारा 45 में लिखा हुआ है, तो इसको भी आप एक बार जो है पढ़ सकते हैं। अब धारा 46 है, 1878 का दिन 11 का निरसन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो निरसन 46 में बताया गया है। इस तरीके से ये हमारा एक्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आधा एक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, मेरे को स्वास्थ्य खराब था, खांसी वगैरह आ रही थी। आधा बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक बार फिर नोट्स बना के मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।